नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, बात करेंगे आज हम सिंधु घाटी सभ्यता की, भारत की और पूरे विश्व की वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन, सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता उतनी ही पुरानी है जितनी मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता है। इन्हें विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व के मानचित्र से, इतिहास से बिल्कुल गायब हो चुकी थी, बट फिर भी अंग्रेजों के शासनकाल में एकदम से इसकी डिस्कवरी हुई। डिस्कवरी कैसे हुई, कैसे ये अस्तित्व में आई, ये सारी बातें हम बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले चार्ल्स मेसन नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने इस पर्टिकुलर इलाके में, जो सिंधु नदी की घाटी है उसके इलाके में थोड़ी बहुत खुदाई करी और ये अंदाज़ा लगाया कि यहाँ पर कोई बड़ा शहर दफन है, परंतु लैक ऑफ बजट और संसाधन नहीं थे, इस वजह से कोई बड़ी खुदाई नहीं हो पाई। दूसरा एक बड़ा एविडेंस तब मिला जब यहाँ पर रेल लाइन डालने का काम चल रहा था और यहाँ से पक्की ईंटें जो हैं वो मिलनी शुरू हुई। इधर ये रावी वगैरह वाले जो इलाके हैं ना, रावी, व्यास, सतलज, कई जगहों पर पक्की ईंटें मिलनी शुरू हुई। अंग्रेज़ों का ध्यान इस बार फिर भी गया, इन्होंने अलेक्जेंडर कनिंघम को भी सूचित किया, बट फिर कुछ नहीं हो पाया। फाइनली मोमेंट आया तब जब भारत के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के चेयरमैन बने जॉन मार्शल, डायरेक्टर बने, और जॉन मार्शल के दो बड़े ब्राइट असिस्टेंट थे, दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी। 1921 में दयाराम साहनी ने एक जगह खोज ली, हड़प्पा। हड़प्पा जगह का नाम है और वहां पे एक बड़ा शहर मिल गया इन्हें। अगले ही साल 1922 में राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो खोज लिया, वो सिंधु नदी के किनारे था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जो डिस्कवरी है ये बहुत रिमार्केबल थी। अच्छा, ये टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट था। जैसे मैंने आपको बताया ना, 1921 और 1922, इसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में 1920 के अंदर मिस्र में तूतेन खामेन की कब्र खोजी गई थी। तूतेन खामेन मिस्र के एक शासक थे और उनकी कब्र जो उनकी डेथ के समय बंद हुई थी, है ना, एज इट इज कंडीशन में इतिहासकारों को और ये जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं उनको मिली। सेम उस कंडीशन में जब 5000 पहले उसको बंद किया गया था, 5000 साल पहले, उसी कंडीशन में मिली। तो पूरा विश्व जो है इससे स्तब्ध था। और इसी दौर में हमारी सिंधु घाटी सभ्यता की ये खोज हो गई। जॉन मार्शल ने 1924 में अपना ये आर्टिकल लिखवाया और उसके नीचे एक्चुअली जॉन मार्शल ने उस खोज का श्रेय खुद को ही दे दिया। इसलिए कई बार क्या है, राखल दास बनर्जी, दयाराम साहनी का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है ना, बिल्कुल हट जाता है। एनीवे, ये तो पता चल गया कि इंडस वैली की जो सहायक मतलब सिंधु नदी और उसकी जो सहायक नदियां हैं, इसके किनारे और भी बड़े बड़े शहर दफन हैं। बट प्रॉब्लम ये थी कि उस समय हमारे यहाँ पर फ्रीडम मूवमेंट चल रहा था, आज़ादी का आंदोलन चल रहा था, उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध और शुरू हो गया, है ना। तो इस वजह से हमारे यहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन को निकालने का काम जो है वो थोड़ा रुक गया। 47 के बाद क्या हुआ, भारत और पाकिस्तान दो देश बन गए। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों कहाँ चले गए? ये चले गए पाकिस्तान में। अच्छा, तो फिर भारत के जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने जो इंडस वैली का पार्ट हमारे पास था वहीं पर अपनी खोज शुरू करी और सफलता मिली। 1952 में बीबी लाल, अमलानंद घोष, इन्होंने कालीबंगा, राजस्थान के गंगानगर जिले में, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगा नाम का शहर खोज लिया। उसके बाद इन्होंने पीलीबंगा खोजा। उसके बाद अगली खोज गुजरात में हुई धौलावीरा के रूप में। फिर तो लोथल, बनावली, रंगपुर, कुनाल और जगह खोद मतलब मिलती ही गई। और आज हम इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक बहुत बड़ा पार्ट जो है उसको अभी तक खोज चुके हैं। खोज अभी भी चल रही है क्योंकि ये माना जाता है कि ये सभ्यता जब अपने चरम पर थी तब यहाँ लगभग 55 लाख लोग निवास करते थे। 1,75,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा के एरिया में ये फैली हुई थी। आप इसका अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि हमें इस सभ्यता का जो सबसे उत्तरी जो शहर मिला है वो मिला है मांडा, जम्मू कश्मीर में। सबसे दक्षिणी शहर जो मिला है वो मिला है दैमाबाद, महाराष्ट्र में। सबसे पश्चिम में अगर हम जाएं तो हमें सुतकांगडेनौर यानी कि बलूचिस्तान जाना पड़ेगा, और सबसे पूर्व में अगर हम जाएं तो हमें मेरठ जाना पड़ेगा, आलमगीरपुर। इतना बड़ा देखिए आप ये साइज में था। तो खोजें अभी भी चल रही हैं। तो देखिए, जो मैंने आपको अभी जानकारी दी और आगे जो हम जानकारी करने वाले हैं इसे हम एक बढ़िया पीपीटी के माध्यम से समझते हैं। जहां पर भी मुझे ज़रूरत लगेगी मैं वहां पे आपके लिए और इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता, इसके सिंधु घाटी सभ्यता के समय काल के बारे में अगर अपन बात करें, टाइम पीरियड के बारे में,
तो देखिए इसका समय काल वैसे 3300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व अगर आप लिख दें तो बहुत एप्रोप्रिएट रहता है। हालांकि देखिए इसमें क्या है, 3300 से लगभग 2500 ईसा पूर्व क्या है, प्राक हड़प्पा सभ्यता है, मतलब कि अभी ये प्रारंभिक अवस्था में थी। 2500 से लेकर है ना 1900 के बीच में, ये ईसा पूर्व के बीच में ये उत्तर हड़प्पा सभ्यता है, और 1900 से लेके 1700 बीच में इस सभ्यता का पतन हो गया। कई जगहों पर क्या है आपको अलग अलग मिलेगा, कहीं पर जब आपको जैसे ये 2500 से लेके 1900 वाला टाइम मिलेगा, कहीं पे 2400 से 1700 वाला टाइम मिलेगा। डजेंट मैटर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक टाइम पीरियड मानते हम 3300 से 1700 ईसा पूर्व तक। एक्चुअली क्या होता है, कोई सभ्यता रातों रात जन्म नहीं लेती है, कोई सभ्यता रातों रात खत्म नहीं होती है। सभ्यता का मतलब जन्म होता है, सभ्यता अपने उत्कर्ष पर पहुंचती है, कुछ समय तक वहां रहती है, और फिर उस सभ्यता का डाउनफॉल आता है, ये चीज होती है। तो 2400 से 1700 बीसी के मध्य लिखा है कि सभ्यता का चरम काल और सभ्यता का अंतिम विकसित ये नगरीय, आद्य ऐतिहासिक और कांस्य युगीन सभ्यता थी। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता को एक नगरीय सभ्यता कहा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें यहां पर एकदम नक्शे के हिसाब से बने हुए नगर मिले हैं, जिनमें सुदृढ़ नालियां थी, बकायदा यहां पर सैनिटेशन का सिस्टम था। इस वजह से हम इसे नगर की श्रेणी में रखते हैं। एक गांव और एक शहर में यही फर्क होता है। ग्रामीण परिवेश में भी आपको लोग मिलेंगे, पक्के मकान मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा, बट शहर के अंदर जो मकान बने हैं उनकी प्लॉट साइज जो है वो बिल्कुल बराबर बराबर मिलती है। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, वहां पर हमें सड़क के किनारों पर नालियां मिलती है, पूरे शहर का गंदा पानी बाहर ले जाने के लिए बकायदा हमें पूरी पाइपलाइन मिलती है। ये सब बातें किसी भी जगह को एक नगर का दर्जा देती हैं, और ये सब चीजें हमें सिंधु घाटी के शहरों में मिली हैं। इसलिए हम सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहते हैं, एक नगरीय सभ्यता प्लस कांस्य युगीन सभ्यता, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में हमें बहुत सी चीजें जो मिली हैं वो ब्रॉन्ज की मिली है। ये लोग तांबा और टिन दोनों धातुओं के बारे में जानते थे, लोहे के बारे में नहीं जानते थे। एक्चुअली मनुष्य सबसे पहले जिस धातु के परिचय में आया, शुरुआत में तो क्या स्टोन थे, स्टोन से पाषाण से हम लोग पहुंचे किस पे, तांबे पे, फिर तांबे में हमने दूसरी टिन वगैरह धातुएं मिलाई तो हम पहुंचे कांसे पे, फिर कांसे के बाद जो है हमें लोहे की धातु मिली, फिर लोह युग शुरू हुआ। एनीवे सॉरी, सिंधु घाटी सभ्यता में देखिए जो मूल निवासी है वो द्रविड़ और भूमध्य सागरीय थे। आज के अगर हम द्रविडियंस बोलें तो आप देखिए दक्षिण भारत में, और मुख्यतः जो द्रविड़ 100% जो द्रविडियंस है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे रहने वाली जो प्रजातियां हैं, मनुष्यों की जो है ना नस्लें, उनको हम मानते हैं कि ये द्रविडियंस है। द्रविडियंस का बहुत अच्छा खासा डीएनए हमें दक्षिण भारत के हमारे भारतीय लोगों में भी मिलता है। और भूमध्य सागरीय, ये भूमध्य सागर के आसपास रहने वाले जो मान लीजिए अरब के लोग हैं, इटली वगैरह यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं, इनके ज़्यादा स्केलेटन यानी कि कंकाल हमें यहाँ मिले हैं, इसलिए हम ये मानते हैं कि यहाँ के मुख्य निवासी द्रविड़ और भूमध्य सागरीय थे। अब इसके खोज के बारे में जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले दयाराम साहनी है ना, इनको राय बहादुर का खिताब मिला था। दयाराम साहनी ने 1921 में रावी नदी के किनारे, हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे, इन्होंने हड़प्पा शहर की खोज करी थी। एक्चुअली सबसे पहले शहर हड़प्पा में मिला था ना, इसलिए इसको अपन हड़प्पा सभ्यता भी बोल देते हैं। फिर दूसरे ही साल राखलदास बनर्जी ने खोज कर ली 1922 में सिंधु नदी के किनारे, इन्होंने क्या खोज लिया था, मोहनजोदाड़ो खोज लिया था। ठीक है, बहुत टाइम बाद एक्चुअली क्या हुआ कि इतने सारे शहर हमें मिले कि हड़प्पा सभ्यता से नाम हमको चेंज करके क्या करना पड़ा, इंडस वैली करना पड़ा, सिंधु घाटी करना पड़ा। पहले इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता ही था, पर फिर हड़प्पा से दूर दूर हमें बहुत सारे शहर मिले, इसलिए इसका नाम फिर हमें सिंधु घाटी सभ्यता करना पड़ा। ठीक है, फिर मैंने जैसे आपको बताया सर जॉन मार्शल, ये जो है जॉन मार्शल उस समय क्या थे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर थे, निदेशक थे। इन्हीं के निर्देशन में इनके जो 2 असिस्टेंट हैं, इन्होंने ये काम किया था। सिंधु घाटी सभ्यता में हमें ऐसी सीलें मिली हैं, सीलें सेल खड़ी की होती थी, जिप्सम होता है ना जिप्सम, उसको ऐसे चौकोर शेप में 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर का बना के इसके ऊपर कुछ आकृतियां बना दी जाती थी, है ना, फिर इनको सुखा के तपा लेते थे, एकदम सॉलिड हो जाती थी ये। सिंधु घाटी सभ्यता की सीलें हमें मेसोपोटामिया की सभ्यता में मिली है।
मेसोपोटामिया आज की तारीख का इराक और सीरिया है, समझ रहे हैं, दजला और फरात नदियों के बीच का इलाका है। तो मेसोपोटामिया में हमें सिंधु घाटी सभ्यता की सीलें मिली है। तो वहां पे एक सील मिली जिसमें लिखा हुआ है मेलुहा शब्द, मेलुहा, और मेलुहा उन्होंने इस पर्टिकुलर जगह के लिए लिखा है। अब पूरी सभ्यता का नाम मेलुहा था, किसी शहर का नाम मेलुहा था, ये आइडिया नहीं है, ठीक है। बट में बहुत सारे इतिहासकार ये मानते हैं कि मेसोपोटामिया पूरी सिविलाइजेशन के लिए किस शब्द का इस्तेमाल कर रहा है, मेलुहा शब्द का इस्तेमाल कर रहा है। अगर विस्तार की बात करें तो अभी मैंने आपसे कहा था कि सबसे उत्तर का जो हमें मिलता है, उत्तरी सिंधु घाटी सभ्यता का शहर मिलता है, वो मिलता है मांडा। मांडा कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। कौन सी नदी के किनारे? चिनाब नदी के किनारे। सबसे दक्षिण में हमें मिलता है दैमाबाद, दायमाबाद लिख दो, दैमाबाद लिख दो, एक ही बात है। ये अहमदनगर महाराष्ट्र में कौन सी नदी के किनारे मिला? गोदावरी नदी के किनारे। फिर आलमगीरपुर है कहां पर? मेरठ उत्तर प्रदेश में, हिंडन नदी के किनारे। और सबसे पश्चिम के अंदर अगर अपन जाएंगे तो सुत कांगे डौर, ये कहां पे मिला है? बलूचिस्तान में। कौन सी नदी किनारे? दाश्क नदी के किनारे। एक्चुअली क्या होता था भाई, आज एज ए मनुष्य हमें रहने के लिए क्या चीज चाहिए? सबसे पहले हमें हवा पानी तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमें कंटिन्यूस पानी की सप्लाई चाहिए। तो नदी के किनारे रहना एक उचित डिसीजन था, ताकि क्या है, पानी वगैरह आराम से मिल सके, खेती बाड़ी भी हो सके। ये आप देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का एक अच्छा सा चित्र है, जिसमें आप देखें ये हमारे पास मांडा है, ये हमारे पास दैमाबाद है ना, समझ सकते हैं आप। ये हमारे पास सुत कांगे डेनौर है यहाँ पर, और ये हमारे पास आलमगीरपुर है। तो आप देख सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कुछ इस तरीके से इतने बड़े एरिया में हुआ करता था, समझ रहे? इतने बड़े एरिया में सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार था। आगे देखें, सिंधु घाटी सभ्यता को एक नगरीय सभ्यता अभी हमने बोला है, क्योंकि यहां पर जो ऑलमोस्ट सारे शहर मिले हैं ना, एकदम प्लानिंग से मिले हैं। बड़े बड़े शहरों की बात करें तो देखो, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और गनवारीवाला, धौलावीरा, राखीवड़ी और कालीबंगा, ये 6 बड़े शहर सिंधु घाटी सभ्यता में मौजूद थे। बाकी छोटी छोटी साइट्स है ना। सिंधु घाटी सभ्यता में समझने में, देखो किसी भी चीज को समझने में क्या लैंग्वेज या स्क्रिप्ट जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अब यहाँ पे दिक्कत यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता हमें पिक्टोग्राफी में मिली है। पिक्टोग्राफी होती है चित्रात्मक लिपि, इसमें चित्र बने हुए हैं। जैसे मिस्र की जो लिपि थी ना, वो भी चित्रात्मक थी, बट उसको पढ़ा जा चुका है ना। उसको पढ़ने के लिए क्या हुआ कि मिस्र की और सुमेरिया की जो लैंग्वेज है ना, उसका क्या हमें एक वो मिल गया कि इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये होता ना, वो उसको क्या बोलते हैं, अच्छा सा उसका नाम होता है, डिक्शनरी टाइप की होती है ना, वो डिक्शनरी हमको उसके लिए ऐसे पत्थरों पे लिखी हुई मिल गई। तो मिस्र की तो पढ़ ली हमने, बट ऐसा कुछ भी अभी तक हमें सिंधु घाटी सभ्यता के लिए नहीं मिला है। इसलिए ऐसे जो सिंबल यहाँ पे हमको मिले हैं, फ्रीक्वेंटली ऐसे सिंबल मिले हैं, बट अभी तक पढ़ा नहीं जा चुका है कि इस सिंबल का मतलब क्या है। यहाँ के लोग दाएं से बाएं लिखते थे, जैसा अभी भी हम लिखते हैं। अभी तक ये अपठनीय है, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड की इसे मानी जाती है। ये देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की मैं अभी सील बात कर रहा था ना, सील, ये सील थी, है ना। सेल खड़ी की बनती थी, जिसको आज जिप्सम भी बोलते हैं आप, उससे बनती थी ये। आप देखिए कहीं पर कुछ हाथी जैसा बना हुआ है, ऊपर आप देखिए ध्यान से तो इसमें कुछ शब्द भी लिखे हुए हैं। अब ये शब्द क्या है हमें नहीं पता चलता है ना। ये इस तरीके से इन्होंने बना रखा है, ये क्या शब्द लिखा हुआ है हमें नहीं पता, आप समझ रहे हैं। बट बहुत ही एडवांस तरीके से ये सारी चीजें बनाई जाती थी। आप बाकायदा देखें तो हमें यहाँ पे स्वास्तिक भी मिला है, स्वास्तिक का सबसे पुराना उदाहरण है। सिंधु घाटी सभ्यता के अगर कुछ प्रमुख स्थानों की बात करूं मैं, तो कुछ की आपको लोकेशन और उसकी नदी भी पता होनी चाहिए। जैसे मैं आपको बताऊं, देखिए हड़प्पा तो आप समझ ही गए कौन सी, रावी नदी के किनारे है। दयाराम साहनी और बाद में माधव स्वरूप वत्स ने इसकी खुदाई करी थी, 1921 में पाकिस्तान में स्थित है। फिर मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे राखलदास बनर्जी ने खुदाई करी, 1922 में पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में स्थित है। चनउदड़ो भी पाकिस्तान में। देखो ये हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और चनउदड़ो तीनों कहां पर है? पाकिस्तान में, सिंधु नदी किनारे। गोपाल मजूमदार ने ढूंढा था। चनउदड़ो में मनके बनाने का कारखाना मिला है हमें, बीड्स बनाने का।
फिर कालीबंगा देखो घग्गर नदी के किनारे, बीबी लाल और बीके थाबर हनुमानगढ़ जिले में जो ढूंढा गया। कोट दीजी, कोट दीजी ये सिंध प्रांत में खोजा गया। रंगपुर है ना, मादर नदी के किनारे गुजरात में खोला गया। फिर रोपड़, रोपड़ पंजाब के अंदर। लोथल, लोथल जरूर याद रखना आप, लोथल भोगवा नदी के किनारे रंगनाथ राव ने 1955 और 1962 में। आलमगीरपुर ठीक है, सुत कांगेडेन और दाश्क नदी के किनारे, पीछे भी बताया था मैंने। बनमाली ये हरियाणा के हिसार जिले में रविंद्र सिंह बिष्ट द्वारा खोजा गया था। धौलावीरा, धौलावीरा में कोई नदी नहीं है पर इसको आप याद रखेंगे, धौलावीरा बहुत बड़ी साइट है। ये भी रविंद्र सिंह बिष्ट ने ही खोजी थी। कहाँ पर? गुजरात के कच्छ जिले में खोजी थी, है ना। आज आप देखें तो ये कुछ बड़ी साइट्स हैं, जैसे ये कालीबंगा, आलमगीरपुर, बनावली, रोपड़, मांडा, हड़प्पा, चनहुदड़ो पाकिस्तान में, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में, कोट दीजी पाकिस्तान में, ये कोट दीजी ये रहा, कोट दीजी भी पाकिस्तान में ही है। धौलावीरा ये देखिए आप, धौलावीरा। लोथल, लोथल तो भैया एकदम ये खंबात की खाड़ी है ना, इसके बिल्कुल टच करता हुआ मिला है। ये भी बहुत बड़ा बंदरगाह था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इस लोथल बंदरगाह से व्यापार करते थे। तो आप ये देखिए, ये एक और चित्र है, इसको भी आप आराम से पढ़ो। पीछे वाला ही चित्र है, बस इसमें क्या है, ये सारे नाम लिखे हुए हैं जिसने ये खोजी थी, है ना। थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है इसको देखने का। हड़प्पा में आप देखिए इस संस्कृति के जो प्रमुख स्थल जो हैं, ये सारे छोटे छोटे सारे स्थल जो हैं यहाँ पर लिखे हुए हैं। अपन ने पीछे वाले चित्र में तो क्या सिर्फ इंपॉर्टेंट किए थे, यहाँ पे सारे लिखे हुए हैं। अब बात करते हैं, देखो सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं क्या है। जैसे आप ये देखिए, आपको मोहनजोदड़ो दिख रहा होगा, ये मोहनजोदड़ो का शहर का एक चित्र है। आप ध्यान से देखें तो इसमें सारी सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काट रही हैं। कोई भी सड़क जो है मुड़ती नहीं है, सीधी सीधी चलती है। ये मुख्य मार्ग है, बिल्कुल आप देखिए ग्रिड सिस्टम। आज भी जो आधुनिक शहर बनते हैं वहां पर बकायदा सबसे पहले चौड़ी सड़कें और उनके दोनों तरफ क्या है, प्लॉटिंग की जाती है। तो सिटी किस पर बनती थी? ग्रिड पद्धति पर बनती थी। सुनियोजित जल निकासी व्यवस्था, चाहे बारिश का पानी हो चाहे शहर का गंदा पानी हो, उनको निकालने के लिए बकायदा सड़क के दोनों किनारों पर गहरी नालियों का, ढकी हुई नालियों का निर्माण होता था। पक्की और अलंकृत की थी, बकायदा ईंटों के ऊपर भी कारीगिरी थी। ईंटें एक नाप की थी, ईंटें पकी हुई थी, इनका इन लोगों ने काम किया। घरों के और दरवाजे, एक होता है ना हमारे घर में, एक होता है फ्रंट, एक होता है बैक यार्ड, है ना। तो मुख्य सड़क पर किसी भी घर का दरवाजा नहीं खुलता था। मुख्य सड़क से आप ऐसे गली में मुड़ो, गली आपको पीछे की तरफ लेके जाएगी, सबके घरों के दरवाजे पीछे घुसते थे, खुलते थे। मतलब मेन रोड के ऊपर कोई दरवाजा नहीं खुलेगा ताकि ट्रैफिक को कोई दिक्कत नहीं हो, है ना। शहर के अंदर बकायदा परकोटे होते थे, परकोटे सिटाडेल। पूरा शहर चारों तरफ परकोटे से घिरा था। तो कई जगहों पर हमको दो दो परकोटे मिले, एक बाहर का परकोटा, एक अंदर का परकोटा। और बाहर के परकोटे और अंदर के परकोटे के जो मकान मिले, उन मकानों के डिजाइन में, साइज में बहुत अंतर मिला। तो हमें पता चला कि जो बाहर का परकोटा है उसमें शायद कम आय वर्ग के लोग रहते थे, कम आय वर्ग के कह सकते हो आप, या कम महत्वपूर्ण लोग रहते थे। और शहर के अंदर वाले परकोटे में अमीर लोग कह दीजिए, महत्वपूर्ण लोग कह दीजिए, वो वहां पे रहा करते थे, है ना। तो शहर का उच्च भाग, अच्छा शहर के बिल्कुल बीच में ना ऐसे थोड़ा ऊंचे प्लेटफॉर्म के ऊपर एक बड़ा सा मकान हर जगह मिला है। कहीं पर तो किले के रूप में मिला है, कहीं पर मकान के रूप में मिला है। तो ये मानते हैं कि शहर के बीचों बीच में शहर का जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है वो रहा करता था, ठीक है। कालीबंगा के अंदर क्या है, दोनों तरफ से डबल परकोटा मिला है, ये कहना चाहता है। मोहनजोदड़ो से हमें एक बड़ा स्नानागार मिला है। ये देखिए मोहनजोदड़ो का बड़ा स्नानागार है। आप इसमें ध्यान से देखें, बिल्कुल पक्का फ्लैट जमीन बनी हुई है, उतरने के लिए यहाँ पर सीढ़ियाँ बनी हुई है। इसके चारों तरफ यहाँ पर चेंजिंग रूम थे, कपड़े चेंज करने का काम भी आप यहाँ कर सकते थे। बकायदा यहाँ पे नीचे एक पाइप बनी हुई है, पाइप से जैसे वो स्टॉपर बाहर निकालते हैं सारा पानी बाहर निकल जाता है। अभी तक भी ढलान इतना तीखा है, पानी की एक बूंद यहाँ जमा नहीं होती है। इतना अच्छा आर्किटेक्ट था इसका, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता मेनली चलती थी कृषि पे, हार्डकोर कृषि पे। हमको कैसे पता? एक्चुअली सिंधु घाटी का जो भी शहर हमको मिला, हर शहर में हमको ग्रेनरी मिली। ग्रेनरी बोलते हैं अन्नागार। हमको कैसे पता ये अन्नागार था? अब बड़े बड़े कमरे मिले, उन कमरों के नीचे फर्श था, फर्श में दरारें थी, दरारों में हमें गेहूं, जौ, इनके मटर, इनके है ना बीज टाइप के मिले, जो कि दब गए होंगे, यहाँ पे मिट्टी आ गई होगी, प्रिजर्व हो गए। जब इन बीजों की जांच हुई ना, तो हमको पता चला यार बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी के हैं, सबसे हाई क्वालिटी के हैं।
अच्छे बीज हैं। तो हमें पता चला कि इनका मेन क्या है, कृषि है। फिर सेकंड नंबर पे क्या, पशुपालन। देखो कृषि और पशुपालन साथ साथ चलेंगे। अब कृषि करने के लिए आपको बैल चाहिए, तो इन लोगों का सबसे महत्वपूर्ण पशु जो था वो कुबड़ वाला बैल था। हर दूसरी सील के ऊपर कुबड़ वाला बैल मिला है, समझ रहे हैं आप। तो सब, अगर आपको कभी भी पूछ लिया जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, हमेशा कृषि पे टिक करना, कृषि सही होगा। ठीक है, जुते हुए खेत मिले हमको पक्का पता है कि ये लोग खेती के औजार ले, एक्चुअली हमें खेती के औजार मिले नहीं है, बट हमें पता है कि खेती के औजार थे इनके पास। कैसे, कालीबंगा के हमें जुता हुआ खेत मिला है। खेत को जोतते हैं ना तो लाइनें गिर जाती है ना, वैसे ही जुते हुए खेत हमको कालीबंगा में मिले हैं। प्रमुख फसलें गेहूं और जौ थे। क्यों? क्योंकि हमको हर जगह पर गेहूं और जौ के दाने जरूर मिले हैं। सिर्फ लोथल और रंगपुर ऐसी 2 जगह हैं जहां से चावल की भूसी मिली है, चावल के छिलका होता है ना, वो मिला है। अदरवाइज बाकी जगहों से हमें चावल इतना नहीं मिला है। तो मानते हैं कि चावल के बारे में लोग जानते तो थे, परंतु चावल मुख्य फसल नहीं था। ठीक है, अन्नागार में देखो सरप्लस यहां पे रखते थे। विकसित कृषि थी। मोहनजोदड़ो का अन्नागार सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। ये क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी हमें प्राप्त हुई है, तो मोहनजोदड़ो का अन्नागार सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत प्राप्त हुई है। पशुपालन मैंने आपको बताया अभी, क्या, बैल और भैंस दोनों कुबड़ वाले हैं ना, वो काम में आते थे। घोड़े के हमें हर जगह प्रमाण नहीं मिले हैं। पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में हर जगह पर घोड़े का प्रमाण नहीं मिला है। इट डजंट मीन कि घोड़े के बारे में जानते नहीं थे। मानते हम कि घोड़ा कम प्रचलित था, क्योंकि घोड़े के प्रमाण हमको सिर्फ सूट कोटड़ा, कालीबंगा और लोथल से मिले हैं। समझ रहे, लोथल में क्या है कि वो मिट्टी का घोड़े की वो मिली है, खिलौना टाइप का, समझ रहे। एक जगह पे घोड़े की हड्डी मिली है, टांग की, तो बाकी सब जगह पे नहीं मिला है। प्लस सीले होती है ना, जो सीले, उस पे बैल बना हुआ है, हाथी बना हुआ है, दूसरे जानवर बने हुए हैं, पर ये घोड़ा नहीं बना हुआ है। इसलिए हम मानते हैं कि घोड़ा इनके प्रचलित नहीं था। अच्छा, धर्म की अगर अपन बात करें, धार्मिक विशेषताएं, तो इन लोगों का धर्म क्या था, इस बारे में अभी तक अपने पास कोई खास पुख्ता जानकारी नहीं है कि यार मूर्ति पूजक थे कि नहीं थे। यह बात जरूर है कि फर्टिलिटी की पूजा करते थे, उत्पादकता की। लिंग और योनि की पूजा के प्रमाण हमें मिले हैं। सिर्फ कालीबंगा एक ऐसी जगह है जहां पे हमें धार्मिक कर्म कांड के उदाहरण मिले। कालीबंगा में एक प्लेटफॉर्म के ऊपर यज्ञ वेदियां मिली है, जहां पे अग्नि से वो कहते हैं ना, वो फायर पिट्स मिले, मतलब यहाँ पे आग जला के कुछ ना कुछ होता था। उसके चबूतरे के पास में ही एक और हमें फायर पिट मिला, जिसके अंदर जानवरों की जली हुई हड्डियां मिली। ये तो कोई बलि वाला सीन ही हो सकता है ना। अदरवाइज हमें कहीं पर ऐसा मिला नहीं है। ठीक है, फिर हमें एक ये मूर्ति मिली है ऐसी। अब ये मूर्ति देखो किसी एक पुजारी टाइप की लग रही है, तो इसको पुजारी की मूर्ति ही बोलते हैं। प्लस उर्वा देवी की मूर्ति मिली हमें। उसमें क्या है कि एक जमीन, महिला के गर्भ से एक पौधा निकलते हुए दिखाया गया है। तो यहां पे ये साबित होता है कि लोग फर्टिलिटी की पूजा करते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के एग्जैक्ट धर्म के बारे में हम अभी नहीं कह सकते। मंदिर का तो कोई अवशेष मिला ही नहीं है हमें। ये मातृ देवी और उर्वरता की, फर्टिलिटी की पूजा करते थे। वृक्ष की पूजा और शिव की पूजा के साक्ष्य मिले। एक्चुअली यहां पर क्या है कि एक पशुपति की सील बोलते हैं उसमें, मतलब एक ऐसे योगासन में बैठे हुए व्यक्ति को दिखाया गया है जिसके यहाँ बड़े बड़े सींग निकले हुए हैं, जिसे पशुपति की सील बोला जाता है। तो पशुपति को शिव से जोड़ा जा रहा है और बोला जाता है कि यहाँ पर वृक्ष पूजा और शिव पूजा के शान मिले हैं। कुबड़ वाला सांड इकोनॉमिकली भी इंपॉर्टेंट है, धार्मिक रूप से भी इंपॉर्टेंट था। और मोहनजोदड़ो से हमें दाढ़ी वाला पुजारी, ये ना, ये मोहनजोदड़ो से मिली है, इसको पुजारी बोला जा रहा है कि यार ये कोई पुजारी है। ठीक है, ये कहां से मिला है हमें? मोहनजोदड़ो से मिला है। पशुपति की मोहर मैंने अभी बताया, आप देखें ये पशुपति की मोहर है। योगासन में व्यक्ति बैठा है, चारों तरफ इसके आप देखें तो पशु ही पशु है। ये शिव की बात कहते हैं कि ये शिव की बात कर रहा है ना। मोहनजोदड़ो से मिले इसके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता और भैंसा आपको मिलते हैं। कालीबंगा मैंने अभी आपको बताया, वहां से क्या मिला है? अग्निकुंड मिला है। स्वास्तिक का चिन्ह मैंने आपको शुरुआत में वो मोहर दिखाई थी, वो मिली है। सूर्य उपासना के साक्ष्य, क्योंकि देखो सूर्य की उपासना तो बहुत सारी सभ्यताओं में हमें मिलती है। हमें इस पर्टिकुलर जगह पर बहुत सारी कब्रें भी मिली हैं। कब्र समझते हो ना, जहां पर शवों को दफना दिया जाता है। तो यहाँ पे शवादान में शवों को जलाना
बर्निंग भी शामिल था। मोहनजोदड़ो से हमें ये प्रमाण मिले हैं। शवों को दफनाने की चीज हमें हड़प्पा से मिली है। और युग्म समाधियां, महिला और पुरुष दोनों को एक साथ दफनाया गया, ये हमें लोथल और कालीबंगा से मिला है। ये अच्छा क्वेश्चन है कि युग्म समाधियां कहां से मिली है। युग्म समाधियां हमें कालीबंगा और लोथल से मिली है। फिर यातायात में आप देखें तो लोथल और सूत कोटड़ा जो है ये बंदरगाह थे। आप इसमें लोथल जरूर याद रखना कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था, लोथल। लोथल अभी मैंने आपको बताया था गुजरात के अंदर, है ना। बैलगाड़ी वगैरह, भैंस गाड़ी वगैरह यहाँ से आने जाने के लिए बाकायदा इस्तेमाल होती थी। समाज में ये कहते हैं कि पर्दा प्रथा और शायद वेश्यावृत्ति जैसी चीजें प्रचलित होती थी। यहाँ पर कुछ ऐसी, जैसे ये मूर्ति मिली, ये डांसिंग गर्ल बोलते हैं इसको, मोहनजोदड़ो से मिली है, कांसे की बनी हुई है। इसमें ये महिला निर्वस्त्र है, इसको कुछ पहना हुआ नहीं है, हाथ में बस बैंगल्स पहने हुए हैं और कुछ पहना हुआ नहीं है। तो ये डांसिंग मूर्ति जो है नर्तकी की, मोहनजोदड़ो से मिली है, कांसे की नर्तकी की मूर्ति। जीवन शैली की बात करें अपन तो महिला और पुरुष यहाँ के दोनों जो हैं वो जिसको कहते हैं ना फैशन या आभूषण, ये पहना करते थे। हमें कैसे पता, हमें लोथल और चन हुदड़ों से ना बीड्स की माला, मोतियों की माला, अलग अलग मोती बनते हैं ना, जैसे लकड़ी के बना लिए वगैरह, वो यहाँ से बड़ी मात्रा में मिले। इसके अलावा ये अभी मैंने आपको डांसिंग गर्ल बताई थी, इसके हाथ में बैंगल्स, उसके अलावा हमें ताबीज टाइप के गले में बांधते हैं ना, वो सब चीज़ें हमें यहाँ से मिली हैं। तो हम मान सकते हैं कि ये लोग आभूषण वगैरह पहनते थे। कपड़े की बात करें तो एक ही कपड़ा पहना जाता था, मतलब पहनने वाले नहीं थे। जैसे एक सिंगल क्लॉथ होता है ना, जैसे आपने लुंगी बांध ली या साड़ी पहन ली, इस तरह के कपड़े पहने जाते थे। और अधिकतर ये सूती वस्त्र थे, बट उन्हीं वस्त्रों के प्रमाण भी हमें यहाँ पर मिले हैं। यहाँ पे हमें पासे का खेल होता है ना, वो लूडो वगैरह अपन खेलते हैं, वैसा पासा भी मिला है। और यहाँ के लोग शायद शिकार भी करते थे। डिजाइनों वाले काले रंग के बर्तन, काली बंगा का अर्थ है काली चूड़ियां, वहां से हमें जो बर्तन मिले ना उस पर काले रंग से डिजाइना बनी हुई थी, तो काले रंग वाले बर्तन हमें मिले। शहद हमें यहाँ पे मिला है, शहद के बारे में ये लोग जानते थे। तलवार वगैरह के साक्ष्य नहीं मिले, तलवार नहीं मिला, तीर कमान नहीं मिला, और कुछ इस तरह के लंबे छुरे टाइप के नहीं मिले। इससे पता चलता है कि यहाँ के लोगों में हिंसक प्रवृत्ति, लड़ाई झगड़ा, युद्ध वगैरह नहीं होते थे। व्यापारी तो बड़े थे, हालांकि व्यापार में वस्तु विनिमय होता था, बार्टर सिस्टम। कॉइन नहीं थे, कॉइन मिले ही नहीं, हमें एक भी कॉइन नहीं मिला, इसलिए पक्का पता है कि कॉइन इनके पास नहीं था। एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु ये लेके आते थे। तो मोहरों का प्रयोग किया जाता था। शायद अब जो व्यापारी है वो अपनी आइडेंटिटी बताता था कि देखो ये मेरा सामान है, तो मोहरें बकायदा उस सामान के ऊपर डाली जाती थी, है ना। एक सींग वाला पशु बहुत ज्यादा मिला है। एक सींग वाला पशु जो होता है ना, घोड़ा टाइप का, वो हमें हर मोहर पे मिला है, तो वो बहुत फ्रिक्वेंटली मिला है। यहाँ पर मापन की इकाई भी 16 के अनुपात में थी। मजे की बात है, हम ये लोग करते थे 16 के अनुपात के अंदर, है ना। जैसे आपको पता हो अब हम किलोग्राम, ग्राम वगैरह करने लगे हैं, पहले तो मण के अंदर वगैरह होता था, है ना। 16 के भाव में हम करते थे, 54, 58, इस तरह के हमारे रेगुलर समाज में भी ये चीजें बहुत लंबे समय तक प्रचलित रही थी। दशमलव प्रणाली हमने बाद में अपनाई है, पहले 16 के अनुपात में चलता था ये। विदेशी व्यापार के साक्ष्य तो हमें मिले ही मिले हैं कि मेसोपोटामिया तक हमें इसकी ट्रेड करने की वो मोहरें मिल गई, मेसोपोटामिया तक। और लोथल के अंदर तो हमको गोदीवाड़ा मिल गया, डॉक यार्ड, जहां पे जहाज आके रुकता है, जहां पे सामान चढ़ाया और उतारा जा सकता है। पक्की बात है विदेशी व्यापार करते होंगे। तो हमने ये भी अंदाजा लगाया कि कहां से क्या मंगवाते थे। जैसे कॉपर हमें बहुत मिला है, तो राजस्थान के खेतड़ी में तो कॉपर की खदानें हैं ही हैं। इसके अलावा बलूचिस्तान से, ओमान से भी कॉपर आता था। चांदी अफगानिस्तान और ईरान से आता था। सोना भी मिला है हमें, जो कि कर्नाटक और अफगानिस्तान से आता था। टिन अफगानिस्तान और ईरान से आता था। लाजवर्द मणि, एकदम ऐसा लाल रंग का पत्थर, है ना, वो यहां से मेसोपोटामिया से आता था। लेड कहां से आता था? ईरान से आता था। अभी तक लोहा पता नहीं था इनको, बट ये सारी धातुएं इनको पता थी। अब यहां पर क्या शासन में राजतंत्र था क्या? देखो इसके प्रमाण नहीं है हमारे पास। क्यों? क्योंकि देखो राजा की एक क्वालिटी होती है कि वो हमेशा अपना राज्य लंबा करने के लिए बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स बनाता है, अपनी मूर्तियां बनवाता है, सब कुछ करता है। ऐसा कुछ मिला नहीं है। तो हम मान सकते हैं कि समाज जो है उसमें कोई ना कोई एक वर्ण ऐसा था जो वहां का शासक वर्ग है। अदरवाइज राजतंत्र था नहीं था, इसके कोई प्रमाण हमें यहां पर
नहीं मिले हैं। अगली बात आती है कि यार इतनी बड़ी सभ्यता नष्ट कैसे हो गई, है ना। ऑब्वियस सी बात है, आप कह रहे हो साहब इतने लोग थे यहाँ पे, इतना ट्रेड हो रहा था, ये सब हो रहा था, तो देखो किसी एक कारण पे इतिहासकार सहमत नहीं है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि यहां पर एक बहुत बड़ी बाढ़ आई, जो कि आ सकती है क्योंकि ये सारे शहर नदियों के किनारे पे बसे हुए हैं और सिंधु और उसकी सहायक नदियों में बाढ़ आना एक आम बात है। तो कहीं ना कहीं ये बाढ़ आई और ये सारे के सारे शहर जो हैं उनमें पानी भर गया, लोगों को यहां से छोड़ के भागना पड़ा। और कई जगहों पर है ना, हमें नदी के पास में मतलब बाढ़ को रोकने के लिए दीवार के साक्ष्य भी मिले, मतलब बाढ़ तो आती थी। दूसरा ये बोल रहे हैं कि पिग्गट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। ठीक है, कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वाधिक सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल कहां खोजे गए? गुजरात में। आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहते हैं? टेराकोटा बोलते थे। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी साइट भारत में कौन सी है? राखीगढ़ी। और ओवरऑल कौन सी है? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में चला गया है। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं अपन कि हमें सिंधु घाटी सभ्यता में कहां से क्या क्या मिला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपको बोले मोहनजोदड़ो, मृतकों का टीला भी बोलते हैं, सिंधी भाषा का शब्द है। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। अब आपको पूछे कि मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला है, देखो रट लेना। सबसे बड़ा अन्नागार, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहां से मिला है हमें? मोहनजोदड़ो से। स्नानागार इंपॉर्टेंट है, कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो से। पशुपति की मोहर, नर्तकी की मूर्ति, शव को जलाना और दाढ़ी वाला पुजारी, मोहनजोदड़ो के ये सारी ही चीजें हमारे लिए एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा से मिला है हमको एक श्रृंगी वाला पशु, जिसकी एक सींग है, एक सींग है। अब ये पशु है कौन, हालांकि इसका आइडिया हमें नहीं है ना, बट ये मेरे को सील मिली है यहां से। मातृ देवी की प्रतिमा, अभी मैंने बताया था ना आपको, महिला के गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाया गया, उसे मातृ देवी कहा गया है। वो हमें कहां से मिली? हड़प्पा से। कालीबंगा से हमें मिला अग्निकुंड, ये मैंने आपको बताया था। चूड़ियां, काली चूड़ियां, इसीलिए नाम कालीबंगा पड़ा इसका। पेयर टूम, युग्म समाधि, ये जरूर याद रखना। जुता हुआ खेत जरूर याद करना। अलंकृत ईंटें, ईंटों के ऊपर चित्रकारी करी हुई है, कहां से मिला? कालीबंगा से। सूरकोटड़ा गुजरात से हमें क्या मिला है? घोड़े के अवशेष। लोथल से हमें क्या मिला है? बंदरगाह, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सिंधु घाटी सभ्यता का मैनचेस्टर पोर्ट होता है ना, पोर्ट सिटी। इसके अलावा धान और घोड़े के साक्ष्य हमें लोथल से भी मिले हैं। अग्निकुंड यहां भी मिला है, युग्म समाधि यहां भी मिला है, मनके बनाने का कारखाना, बीड्स बनाने का कारखाना हमें यहां से मिले है। धौलावीरा से हमें बांध और जलाशय मिला है। धौलावीरा से ना हमें चट्टानों को काट कर बनाया गया तालाब, चट्टानों को काट कर बनाया गया तालाब कहां से मिला है? धौलावीरा से मिला है। इसको अपन बोलते हैं रॉक कट। रॉक कट पॉन्ड कहां से मिला है अपन को? ये धौलावीरा से मिला है अपन को। ठीक है, तो दोस्तों ये सारी बातें जो आपने अभी सीखी है ना, ये आप जरूर इसको अच्छे से पीपीटी को गो थ्रू करो। जो नॉर्मल एग्जाम आप दे रहे हैं जिसमें जीके आ रहा है ना, हिस्ट्री भी है, पॉलिटी भी है, ज्योग्राफी है, वहां पर सिंधु घाटी सभ्यता आप इतनी पढ़ के देना। एक्चुअली टॉपिक बहुत लंबा चौड़ा है, ये खत्म ही नहीं होता है, आप इसमें इतनी चीजें हैं, खत्म ही नहीं होगा। अब क्योंकि हम फर्स्ट ग्रेड वगैरह के एग्जाम नहीं दे रहे हैं, हमें एक नॉर्मल जीके पढ़ना है, तो आप एक बार इस पीपीटी को है ना गो थ्रू करो। इसके नोट्स आप और शॉर्ट में जो बना सकते हो आप बनाओ। एक बार ये फैक्ट याद कर लो, मैं आपको पक्का मतलब श्योर करता हूँ क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, है ना। इसमें हमने सारी चीज़ें कवर कर ली है, तो एक बार आराम से इसको पढ़ो, लेक्चर को बार बार देखो, मेरी आवाज़ पर ध्यान दो, कई चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, तो दोस्तों इसी तरह के और लेक्चर मैं अभी आपके लिए लाता रहूँगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।